मंत्रोपचार से बड़ा कुछ उपचार नहीं। वो बिगाड़ दिया है आदतों ने, बेटियों का पालन सही नहीं हो रहा। तो उस ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। हमारे माता पिताओं की भी नहीं मिली हैं कुंडलियाँ। संस्कार सिखाओ बच्चों को। और पश्चिम दिशा में अगर कुछ कमी है तो कहते हैं ना पंडित जी, रिश्ते बहुत आते हैं, बनती नहीं बात। कप से कप को मिला दिया तो अब संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी। जो संतान उत्पन्न होगी, जो हमारे अंदर रोग है वो डीएनए में उसके भी जाएगा। ऐसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। जो पंचतत्व हैं वही भगवान है। और पंचतत्व का बैलेंस ही वास्तु है ना। भगवान वो हैं जिनके पास पांचों तत्व हैं, और जिनके पास एक एक तत्व पे सिद्धि है वो देवता होते हैं। जैसे अग्नि देवता एक तत्व पे सिद्धि, वायु देवता एक तत्व पे सिद्धि, और जिनके पास पांचों तत्वों पे सिद्धि है वो भगवान होते हैं। तो पंच तत्व का बैलेंस तो अब हम खत्म कर चुके हैं। वाहियात में आप क्या करते हो कि वो फला वास्तुशास्त्री 21,000 51,000 लाख रुपए, लेकिन आपका मकान पंचतत्व के अनुसार आप चाह के भी नहीं बना सकते। सच्चाई तो ये है आज के युग में। आपने भूमि तत्व को खराब कर दिया है। पीछे से लेके फ्रंट तक सभी पक्का है, कच्चा कुछ आपने मकान में छोड़ा नहीं है। अब एक सिंबल लगा दे कि घर में भाई एक पहाड़ का लगा लो, एक भूमि का चित्र लगा लो, आपका भूमि तत्व बैलेंस हो जाएगा। आप तो भूमि पे चल ही नहीं रहे हो। भूमि तत्व का बैलेंस जब होगा तब आप पैदल भूमि पर चलोगे। कुछ उपाय के तौर पे बता देते कि भाई गमले रख लीजिए मिट्टी के, अगर मकान पूरा पक्का बन गया, गमलों पे आप चल नहीं सकते, है ना। तो इस विचार को निकाल दीजिए कि कोई वास्तुशास्त्री आके भूमि तत्व को बैलेंस करेगा। अग्नि तत्व को हम खराब कर चुके हैं। खिड़कियां हैं, ऊपर से खिड़कियों के पर्दे हैं। सूर्य देवता एंट्री नहीं करने चाहिए, इतने रईस हो गए, अय्यास हो गए हैं, मतलब ये एंट्री नहीं करें। और महानगरों में तो अब मकान ऐसे बन गए, सामने किसी का आ गया मकान आ गया, नहीं आ रहे सूरज देवता। मैं आया, मैंने कहा कि भाई यहाँ सूर्य की दिशा में, पूर्व दिशा में, वो भैया वो पीपीटी चला दो। हाँ, ये आप देखिए, ये पूरा वास्तु है, इसको समझ लीजिए। अब देखिए पूर्व दिशा की तरफ, और देखिए नहीं, आपको वास्तु आ जाएगा इससे। इसको इसीलिए बनाया इसलिए कि आपको वास्तु समझ में आ जाए। तो आप ना तो अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकते हो, आप आने नहीं दे रहे धूप को, तो किसी सिंबल से वो तत्व बैलेंस होने वाला है नहीं। अब आप पूछोगे मुकेश भाई कैसे करें अग्नि तत्व को बैलेंस? मैं तो सच्चाई बता दूंगा। अग्नि तत्व क्या है? अपनी पाचन क्रिया है। दौड़ धूप मेहनत कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए, तो अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा। किसी सिंबल से आप कर सकते हो पैसे लगा के, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अग्नि तत्व को बैलेंस कर लो। तो वायु का अच्छी तरह से प्रवाह मकान में नहीं हो रहा है। हम खोलते नहीं मकान को पूरी तरीके से, धूल मिट्टी की वजह से नहीं खोलते, ज़्यादातर एसी के चक्कर में नहीं खोलते। या एयर फिल्टर से क्या होगा? जो प्रकृति का फिल्टर है वो बड़ा फिल्टर है ना, आप जानिए उस बात को। प्रकृति से बड़ा एयर फिल्टर थोड़ी होगा भाई साहब, जो वैज्ञानिकों ने हम बना दिए वो थोड़े बड़े हैं। आकाश तत्व, पहले घरों में आंगन खुले रहते थे। आकाश तत्व हमारी सोच को दर्शाता है, मानसिकता को दर्शाता है कि हम सोचते कैसे हैं। याद है ना सभी को, बचपन में आंगन में सोना, गलियों में खाद डालकर सोना, और एक दूसरे से परस्पर प्रेम, सहयोगी होना। अब आकाश तत्व को हमने बंद कर दिया है। और पुराने मकानों में आप देखोगे तो जाल बोलते हैं जिनको, वो हमारे बुजुर्गों ने रखे, हमने वो भी बिल्कुल बंद कर दिया कि कहीं से हवा ना आ जाए, धूप ना आ जाए, बारिश का पानी ना आ जाए। मतलब तत्वों से दूर रहने की हमें आदत पड़ चुकी है। तो अब वो तत्व आप बैलेंस नहीं कर सकते। कहीं दीवार के ऊपर चांद तारे नकली लगा लो, बन गया आकाश तत्व। ऐसे नहीं बनता आकाश तत्व। आकाश तत्व के लिए कमरे बड़े होने चाहिए, हॉल बड़ा हो, खुला हो, ताकि उसके नीचे बैठने वालों को पूरी ऑक्सीजन मिले। जितना छोटा कमरा होगा उसमें ऑक्सीजन का लेवल उतना ही छोटा हो जाएगा। जल तत्व भी हम बिगाड़ चुके हैं।
और हम उपाय देख रहे हैं कृत्रिम, कि भाई फला आदमी आए ये चीज़ बता दे और उसको ठीक कर दें, जबकि सभी चीज़ें हमें ही ठीक करनी पड़ेंगी। जल तत्व क्या है? बोला जल तत्व को बोला छत पे चढ़ा दिया लोगों ने। जब गर्मी है तो डबल पानी गर्म मिलता है, चाहिए हमें ठंडा, और जब सर्दी है हमें गर्म चाहिए, फिर वहाँ पे भी ज़्यादा ठंडा मिलता है। जो ईशान कोण में जल का बनाया हुआ है, अगर भूमि के नीचे रखा जाए जल को, तो आप देखना सर्दियों में नहाने लायक और गर्मियों में आपको ठंडा मिलेगा। अब हमने अपना जल तत्व भी खराब कर लिया है, तो इनको बैलेंसिंग कैसे करेंगे? इनके खराब होने से क्या खराब हो सकता है? तो देखिए, अष्ट प्रकार की लक्ष्मी है और अष्ट प्रकार 8 ही दिशाएं हैं। आप इस पीपीटी की तरफ देखिए, अगर ईशान कोण खराब हुआ तो वहां अगर किसी को नजर आता है संतान लक्ष्मी, आप पहचान सकते हैं सामने वाले के किस कॉर्नर में क्या कमी है। आके समस्या तो बताएगा सीधा कि भाई हमारे तो पंडित जी संतान योग्य नहीं है। आप उन्हें कहिए कि आप अपने ईशान कोण का बैलेंस ठीक कर लें। ये गुरु ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। या फिर घर में धार्मिक बातें कीजिए, अच्छे पुस्तकें रखिए, उन बच्चों में संस्कार दीजिए, क्योंकि यहाँ गुरु का है और इसके देवता शिव हैं इस कोण के। मान लो गलती भी हो गई, वो बन गया गलत, तो या तो अच्छी पुस्तकों का सहारा लेंगे, या शिव योगी पुरुष हैं उनका सहारा लेंगे। एकमात्र वहाँ जल के जैसा कलर लगाने से उस तत्व को हम बैलेंस नहीं कर सकते। प्राकृतिक तौर पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब कोई आके कहता है कि भाई पैसा भी है, धन भी है, इज्जत नहीं है, आपने पूर्व दिशा को खराब कर लिया। वहाँ वैभव लक्ष्मी है। आप यहाँ बैठे बता दोगे कि आपके उस कॉर्नर में कबाड़ा पड़ा है, या आपने उस कॉर्नर में नेगेटिविटी बढ़ा रखी है, वो अग्नि की दिशा है, आपने वहाँ जल रखा होगा, वो कहेगा हाँ भाई हाँ। वो आग्नेय कौन है? उसमें धान्य लक्ष्मी है, जिसमें हम रसोई बनाते हैं। तो ये स्थान यहाँ शुक्र का स्थान है, और शुक्र घर की स्त्री होती है। अगर इस दिशा में कुछ गड़बड़ मिलेगी तो घर की स्त्रियां बीमार रहेंगी। अब ये कहेगी कि पंडित जी वहाँ नहीं बन सकता, तो इसमें मैंने लिखा है कि पृथ्वी और जल मित्र हैं, वायु और अग्नि मित्र हैं। उस कॉर्नर में नहीं बनता तो पूर्व में ले जाएं, पूर्व में नहीं मिल जाए बनता तो ये वायव्य कौन है नीचे, जिसको बोलेंगे उत्तरी पश्चिमी कॉर्नर, तो यहाँ चले जाइए। और वास्तुनुसार उत्तर की तरफ कुबेर को स्थान मिला है। भाई हम कमाते बहुत हैं, बचता कुछ नहीं, तो फिर अपनी जाके घर पे चेक करना उत्तर दिशा को, आपको कमियां मिलेंगी। कुछ ऐसी जो उपकरण रखे मिल जाएंगे कि जो कुछ काम नहीं आ रहे, जिसको बोलते हैं कबाड़। और पश्चिम दिशा में अगर कुछ कमी है तो कहते हैं ना पंडित जी रिश्ते बहुत आते हैं, बनती नहीं बात। तो आपने पश्चिम दिशा को में नेगेटिविटी फैला रखी है। अब पश्चिम दिशा के देवता वरुण हैं, वहाँ कुछ अग्नि से रिलेटेड कर दिया, विपरीत कर दिया, या कबाड़ा जमा कर लिया, तो वहाँ से निकालिए। सीधे सीधे ऑप्शन है। और पंच तत्व के और ये आकाश तत्व वैसे हमेशा खुला रहना चाहिए। ब्रह्मस्थान, अगर ब्रह्मस्थान हमारा ब्रह्मस्थान का है नाभि, तो कोई अगर हमारे नाभि पे कुछ चीज़ रख दे तो तिलमिला जाएंगे। तो ब्रह्मस्थान खराब होने पर लगभग घर वालों का स्वास्थ्य खराब मिलेगा। एक ठीक हुआ, दूसरा बीमार हो गया। अब वास्तविक इसमें उपाय भी कर सकते हैं, हम आयुर्वेद के साथ करेंगे इसको। भाई कैसे करें? आप नाभि में, क्योंकि वो नाभि चक्कर खराब करेगा सभी परिवार वालों का, आप नाभि में पंचगव्य घृत लगाइए अन्य उपाय के बजाय। पंचगव्य घृत लगाइए, जो हमारे बुजुर्ग करते आए नहाने के बाद तेल लगाने वाला सिस्टम, वो कीजिए।
अब आपको करना क्या है कि मकान बनाते वक्त इस तरीके से बनाइए कि हवादार हो, अग्नि सूर्य भी आए, आकाश तत्व भी खुला हो। बुजुर्गों के मतलब पहले राजाओं के वास्तु लगते थे, परिवार में वास्तु, घरों में वास्तु नहीं लगते थे। क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि कच्चे मकान पे वास्तु का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें पंच तत्व रहते हैं। जो सारा मूल है कि भाई बुजुर्ग क्या पागल थे, उन वास्तु आप चलो दिखाएंगे, चलिए 5-5 हज़ार वर्ष पुराने महल सारे वास्तु पर डिपेंड हैं। उनको भूमि का पता था। आज एक कमरा हमने बना दिया, खुदा न खास्ता कोई भूकंप बाढ़ आ जाए, भैया घास नहीं जमेगी उस कमरे पे, क्योंकि आपने भूमि तत्व को पूरा खराब रखा है। बुजुर्गों को पता था कि भाई हम यहाँ से उठ के कहीं जाएंगे तो यहाँ पेड़ पौधे अपने आप उग जाएंगे। उन्होंने किसी तत्व को खराब नहीं किया। हमने सीमेंट के जंगल बना दिए। अगर कुछ प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो 40-50 साल यही नहीं पनपने देंगे किसी चीज़ को। तो पंच तत्व के हिसाब से बैलेंस रखिए। और अपने पंच तत्व शरीर में है। अब मान लो भाई अग्नि तत्व खराब होगा, क्या करें भाई? योग प्राणायाम की क्या, अपनी अग्नि बढ़ाइए। वो कॉर्नर खराब है तो आप ईशान कोण खराब है तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, घर में मेडिटेशन कीजिए। ब्रह्म स्थान खराब है तो नेगेटिविटी घर में है, सभी ओम का उच्चारण कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी दूर हो जाएगी ओम के उच्चारण से। तो हम खुद भी दूर। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा मकान ऐसे बन चुके हैं कि वास्तु के चक्कर में ना पड़े, फीस ना दे, कम से लूटे ना, क्योंकि पंचतत्व ठीक नहीं होंगे। अब ठीक नहीं होंगे। बंद मकान का कैसे ब्रह्म स्थान का ठीक कर दोगे? नहीं होगा। या तो मकान ही खुला बनाना था, आंगन खुला बनाना था, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो लगा के जाएंगे। तो ये तो हो गया मतलब वास्तु का। आप इनसे पहचान सकते हो कि कौन सी कॉर्नर खराब होने पे कौन सी लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। और तत्वों को हम मकान को बनाएंगे। अब पूछोगे पंडित जी उपाय क्या करें? मान लो गलत बन गया तो 40% दोष, वास्तु दोष सफाई से ही निकल जाता है। घर को खूब साफ सुथरा रखें। घर में ओम का उच्चारण करे सह परिवार, नेगेटिविटी को वो भी हटाता है। घर में इत्र खुशबू का प्रयोग कीजिए, वो भी घर की नेगेटिविटी को हटाता है। अच्छी खुशबू का प्रयोग कीजिए, स्प्रे आती हैं खुशबुओं की, या घर में फूल रखें। फिर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी नमक सोखता है। जहां आपको लगे कि यहाँ दोष है वहां आप नमक को रख दीजिए, तो वो नेगेटिविटी सोख लेंगे। ये सामान्य उपाय भी हैं और बेहतर उपाय भी हैं। एक स्थिति होती है, अब करेंगे मांगलिक का तो मैंने बता दिया, ज़्यादा विचारणीय विषय है नहीं। वास्तु का भी अब हमने मकान ऐसे बना लिए हैं कि कितना भी वास्तु कराते रहो, वो पंचतत्व बैलेंस वास्तु शास्त्री से नहीं होंगे। वो आपका कलर थेरेपी कर देंगे या कोई उपकरण लगवा देंगे, यंत्र लगवा देंगे, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकते हकीकत में। तो उसके फिर वहम में पैसे देने भी बेकार। फिर आते हैं मूल नक्षत्र पे। आपने नाम सुना होगा कि भाई ये बच्चा मूल में है, शांति करवाएं। अब है, हाँ ये सच है, अब शांति करवाना बहुत जरूरी है। 6 प्रकार के नक्षत्र होते हैं: अश्विनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती। ये नक्षत्र हैं। इनमें क्या होता है कि ये स्थिति कब बनती है? जब राशि और नक्षत्र दोनों एक साथ समाप्त हों, तो इस स्थिति को बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र। इसका आगे का बना रखा आपने। अब देखिए इसमें कि राशियों को तत्व दिए गए हैं 4, 8, 12। ये जलीय राशि हैं। 1, 5, 9, जैसे मेष, सिंह, धनु। 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व राशि है। जब ग्रह जलीय तत्व से अग्नि तत्व में प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र। चंद्रमा करता है प्रवेश जलीय तत्व से अग्नि तत्व की तरफ। अब जो बच्चा गंडमूल नक्षत्र, आप सोच के देखिए, आप जल से अग्नि की तरफ जा रहे हैं, जल अग्नि की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? वो मनोस्थिति को
प्रभावित करेगा और उसकी शांति आवश्यक हो जाती है। तो जब कोई बच्चा गंडमूल नक्षत्रों में हो तो उसका निवारण, नक्षत्र करते हैं वायु का प्रतिनिधित्व और वायु करती है आयु का प्रतिनिधित्व, क्योंकि सुना होगा कि भगवान ने इतनी सांसें दे के भेजा भाई, वायु का ही प्रतिनिधित्व है। और मनोस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। जब बच्चा मूल नक्षत्र में हो तो उनका या तो शांति विधान, क्योंकि परफेक्ट तो ब्राह्मण ही रहते हैं कि उसका शांति विधान कैसे करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम भी उसका उपाय सामान्य तौर पर खुद कर सकते हैं, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र का है कि बच्चे की मनोस्थिति पे प्रभाव आएगा समाज का, या फिर बिल्कुल नहीं आएगा। दो ही कारण हैं। गंडमूल नक्षत्र वाले अपने आस पड़ोस में क्या रहा उससे प्रभावित हो जाते हैं, उनकी संगत को विशेषता ध्यान रखना पड़ता है। मूल नक्षत्र वाले बच्चे की संगत का विशेष ध्यान रखें कि मेरा बेटा कहाँ बैठ रहा है, नहीं तो उसको पकड़ जाएगा। इनकी संगत का, बुरी संगत से इनको बचा के रखें। या फिर उसकी मनोस्थिति ऐसी होती कि उसका किसी कार्य में दिल नहीं लगता। ये आप ही पहचान सकते हो आपके बच्चे का, भाई बिगड़ गया है या इसकी मनोस्थिति खराब है, ये घूमना नहीं चाहता, अकेलापन चाहता है। तो फिर उसको सामाजिक बनाइए बच्चे को। अगर शांत है तो सामाजिक बनाइए, अगर बिगड़ा हुआ तो उसकी संगत बदल दीजिए। इसका उपाय यही है। हाँ, इसका बचपन में उपाय जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र आयु को प्रभावित करते हैं वीरेंद्र भाई, तो इसका निवारण जरूरी बन जाता है। अब पंचांग की बात करते हैं कि भाई 5, जैसे भगवान के मैंने 5 तत्व गिनाए, भगवान नाम में 5 तत्व आ गए। अब पंचांग क्या करता है? तिथि करती है जल तत्व का प्रतिनिधित्व, वार करता है अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व, नक्षत्र करता है वायु तत्व का प्रतिनिधित्व, करण करता है पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व, योग करता है आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व। तो जब ये सारी चीजें किसी दिन शुभ होती हैं तो हम वो मुहूर्त देते हैं कि 5 तत्व बैलेंस में है। और हकीकत में क्या है कि हमारे पास अब कोई मुहूर्त नहीं लेने आता वीरेंद्र भाई, थोपने आते हैं। हाँ, एक ज्योतिष अपने काम में कोई परफेक्शन ही देगा। कोई भी व्यक्ति बता दिया कि भाई फला तारीख परफेक्ट है, फला तारीख को तो भाई फौज में नहीं आ पाएंगे, पंडित जी इसको थोड़ा वो निकाल के लेके आया है, उसको कब करवाना है, तो ये तारीख ले लीजिए, ये परफेक्ट है। उसके बाद नहीं, फिर तो मेरी मिसेज टीचर है, उनको इस दौरान छुट्टियां नहीं मिल रही। फिक्स है उनके दिमाग में पंडित जी से मुहूर्त कब लेना है। फिर कहेंगे सत्यानाश कर दिया पंडित जी ने, अच्छा मुहूर्त दिया, हमारा तो विवाह तोड़वा दिया। भाई मुहूर्त तुम लेके आए थे, तुमने थोप दिया, हमने बता दिया। और एक ज्योतिष के पास आता है ना, वो समस्याएं नहीं सुनाने आता, मैं जानता हूँ वो ईगो सुनाने आता है। मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना बलिदान किया, मुझे क्या मिला? भाई फिर तो तू ही सब कुछ है, तू अपना खुद ही कर ले। ईगो सुनाने आते हैं और सुननी पड़ती है, उपाय के उपचार के लिए नहीं आते। तो पंचतत्व जो अग्नि, तिथि, वार, करण, नक्षत्र, योग, तो ये पंचतत्व हैं। अगर तिथि का स्वामी कुंडली में इनबैलेंस हो तो हम उसको सच्चाई है कि उसका जल तत्व खराब है, इमोशनल है, या फिर इमोशनल ही नहीं है, दो ही चीज तो होंगी। तो जल तत्व के लिए फिर तिथि का जो स्वामी बनता है उसकी पूजा पाठ की जाती है। वार, आप किस वार को पैदा हुए हो, उस वार का भी बड़ा फर्क पड़ता है। सोमवार वाले दयालु होते हैं, त्यागी होते हैं, मंगलवार वाले एनर्जेटिक होते हैं, शनिवार वाले स्वार्थी भी होते हैं, है ना, बृहस्पतिवार वाले सेल्फ मेड होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ये खुद का निर्माण खुद करते हैं, बुधवार वाले अच्छे वक्ता होते हैं, शुक्र वाले धन कैसे कमाया जाता है, संगीत प्रिय होते हैं, क्योंकि वो उनकी एनर्जी है वारों की भी। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अब मान लीजिए सोमवार को हम पैदा हुए तो सोमवार के स्वामी चंद्रदेव माने गए हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है, तो अब आपकी अग्नि शरीर की खराब है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित जरूर होगा। तो अब क्या करेंगे
कि अग्नि के लिए जो दवाई दी गई आयुर्वेदाचार्य ने, ये एमआरआई का सीटी स्कैन का ही काम करते हैं। तो उसके साथ चंद्र के बीज मंत्रों का भी जाप कीजिए ताकि वो औषधि शरीर पर कार्य करे, क्योंकि उसकी तिथि खराब है, तिथि स्वामी नहीं, वार स्वामी खराब हैं, वार अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप उसका उपचार कीजिए, उनके साथ बीज मंत्रों का जाप कीजिए। नक्षत्र वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपकी कल्पना शक्ति क्या है, सोच क्या है, आप कार्य कैसे करेंगे। अगर नक्षत्र की स्थिति खराब हो, हर नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं कुंडलियों में, कोई वो स्वामी अगर कुंडली में खराब हो गया तो वो भी आपके स्वास्थ्य को ही बाधित करेंगे, सोचने की शक्ति को बाधित करेंगे। कर्ण का मतलब है पृथ्वी तत्व। इस पृथ्वी पे क्या करने आए हैं वो कर्ण दर्शाता है वीरेंद्र भाई, करने क्या आए हैं। अगर उसकी स्थिति खराब है, करेंगे तो वही जो मन में, लेकिन वो समय निकलने के बाद करेंगे, मतलब जल्दी कामयाब नहीं होंगे अगर उसकी स्थिति खराब है। अगर उसको जान लिया भाई इसका उपचार कर लो, तो फिर वो जल्दी उपचार हो जाता है, तो फिर व्यक्ति थोड़ा उसको रास्ता मिल जाता है जल्दी। आकाश तत्व, आकाश तत्व आपकी कल्पना को दर्शाता है और आप पकड़ भी सकते हो कि भाई किसका कौन। आकाश तत्व कल्पनाओं को दर्शाता है कि मतलब आपकी कल्पना कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आप समाज को देना क्या चाहते हो। तो अगर ये स्थितियां अगर अनुकूल ना हों तो इसमें कुछ आयुर्वेद का सहारा और कुछ ज्योतिषीय उपचार का सहारा लेके उसको पूर्णता ठीक किया जा सकता है। होगा ठीक, मतलब पंचतत्व ही ठीक करने हैं, ज्योतिष को भी पंचतत्व ठीक करने हैं, हर चीज़ में पंचतत्व शामिल है। तो आप अगर मुझसे पूछना चाहो कि मतलब पंडित जी बताइए, तो उस स्थिति को देखकर मैं आपका यही बताऊंगा कि भाई ये तत्व खराब है, इस पे कार्य कर लीजिए। कोई जादूगर नहीं हूं कि भाई मैं भाग्य बदल दूंगा, ये उम्मीद भी मत रखना कि भाई जादूगर है नहीं, मैं तो मेरा ही बदल लेता। अब राशियों का पूछते हो कि मतलब भाई नाम राशि से क्या होगा, मैं मुकेश हूं, एक मुकेश अंबानी भी ऊपर है ना। लोग उल्टा एग्जाम्पल देते हैं, राम रावण एक राशि, कृष्ण कंस एक राशि, तो बोले भाई उनके दिन एक जैसे होने चाहिए। अरे भाई एक उसका मामा है, एक उन आयु में राम से बहुत बड़े हैं रावण आयु में। तो जो पैदा होते हैं, जो डाटा है वही तो लगन कुंडली है, वो तो उनकी मैच नहीं कर रही, ना उनकी दशाएं मैच कर रही हैं। तो नाम का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं होता कि भाई हमने तो गलत निकाल लिया, कोई बात नहीं, जो निकल गया वो प्रभु की इच्छा थी। क्योंकि भगवान के भी 1,008 नाम है, हर जगह अलग नामों का उपयोग हुआ है। तो इस चक्कर में भी ना पड़े कि भाई मेरा तो नाम गलत निकल गया तो भविष्य ही खराब हो जाएगा। नहीं, वो भी निकला है, वो भी प्रभु की इच्छा से ही निकला है। अब आते हैं भाई गुण मिलान पे, जो मुख्य विषय है कि भाई गुण मिलान क्यों करें। देखो पहले प्रथा थी लड़का लड़की को ना देखने की, माता पिता ने जो किया वो ठीक, फिर एक इच्छाएं रहती थी कि हम जाने कैसे, अब पंडित जी बताएंगे कि भाई मुझे कैसा मिल रहा है। वो है गुण मिलान की प्रक्रिया कि भाई उन्होंने एक दूसरे को देखा तो नहीं, लेकिन समझ गए सामने वाले का व्यक्तित्व क्या है। तो इसमें आते हैं कि भाई शुरू में क्या मिलाया जाएगा, तो इनको अष्टकूट मिलान बोलते हैं। वर्ण 4 तरह के होते हैं और ये व्यवहार को दर्शाता है, कार्यशैली को दर्शाता है। वर्ण ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण। अब हर वर्ण की इसमें नहीं कि मतलब कार्यशैली को दर्शाता है, व्यवहार को दर्शाता है। अब जैसे मान लो ये अंदर आंतरिक उसको जाति को दिखाता है, वर्ण अंदर से कैसा है। अब जैसे वीरेंद्र भाई का परिवार भी क्षत्रिय, जन्म भी क्षत्रिय परिवार का, इनकी कुंडली देखी हुई है, वर्ण भी क्षत्रिय, मतलब हर गलत बात का विरोध करने की क्षमता क्षत्रिय का गुण है। हर काम को दिमाग से निकालने के लिए ब्राह्मण की क्षमता है, हर काम को अपने मतलब से निकालने के लिए वैश्य की भी क्षमता है, और सेवा भाव से काम करने के निकालने की क्षमता शूद्र वर्ण में है, क्योंकि शूद्र सेवा के लिए बना है, शूद्र सेवा के लिए बना है। ये तो सामंजस्य दर्शाते हैं कि उनमें कार्यशैली व्यवहार कैसा है। तो इसलिए इनको पॉइंट मिलाया जाता है कि भाई ब्राह्मण का व्यवहार
क्षत्रिय से मिल जाएगा, लेकिन शूद्र से मैच नहीं करेगा, क्योंकि उनकी आदतों में, सोचने में प्रवृत्ति है। एक उस भाव को सेवा भाव से काम करवाना चाहता है, दूसरा उसी को बुद्धि से करवाना चाहता है। ये हो गया वर्ण। वर्ण को हम देते हैं 1 नंबर। ये वर्ण मिलाप करना चाहिए। असल में क्षत्रिय का ब्राह्मण से, ब्राह्मण का क्षत्रिय से यहाँ पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन अगर शूद्र से करोगे तो दोनों के पॉइंट नहीं मिलेंगे। और शूद्र वर्ण की लड़की संभव हो शूद्र वर्ण में दे, क्योंकि उसके पास रसोई हैंडल होती है वीरेंद्र भाई, उसके पास, औरत के पास रसोई रहती है पूरे घर की। तो अगर उसका तामसिक खाना तो सबका बिगाड़ देगी। इसीलिए वो जरूरी है कि भाई वर्ण क्यों जरूरी है। वर्ण का फिर उसके बाद वैश्य आता है। वर्ण के बाद वैश्य, इसको 2 अंक मिलते हैं। वैश्य होता है कि वश में कैसे किया जाए, आप पहचान जाओगे। जैसे मैं ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ, मैं मेरा एग्जाम्पल दूंगा। मैं ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ, लेकिन जो मेरा आंतरिक वर्ण है जो कुंडली अनुसार, वो शूद्र है। तो शूद्र का काम क्या है? सेवा भाव करना। आपने नोट किया होगा कि कभी आगे आने की कोशिश नहीं की, पीछे बैठ गया आगे। कभी सब रोजाना देखा ना कि फ्रंट में आने की कभी कोशिश नहीं की, आया पीछे बैठ गया, सेवा भाव की तरह बीच में बैठ गए। लोगों की समस्याएं सीधा समाधान बता दिया। ये नहीं कि भाई कुछ ऐठना है, बहकाना है, क्योंकि मैं आया इस सेवा भाव के लिए। ये मेरा आंतरिक वर्ण है, ये मेरा आंतरिक वर्ण है, तो उससे मैं कट नहीं सकता। हाँ, भले ही ब्राह्मण परिवार का जन्म हो। और मेरी मित्रता का समूह भी कुछ इस प्रकार का ही है, उसी वर्ग से ज़्यादा मेरा लगाव है, मित्रता भी उसी वर्ग से ज़्यादा है। तो वो आंतरिक वर्ण जो है उसके अनुसार भी आत्मी काम करेगा। बाह्य वर्ण तो हमें मिल गए, इनको क्षत्रिय वर्ण मिल गया, किसी को वैश्य वर्ण मिल गया, किसी को ब्राह्मण जातियाँ मिल गई, भाई हम तो इस वर्ण के। लेकिन कुंडली दर्शाती है अंदर से वर्ण 4 प्रकार के हैं, और काम भी 4 ही प्रकार के थे। कार्य कैसे करेगा ये वर्ण बताता है। अब तो कार्य इतने बढ़ चुके कि ज्योतिष को भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक डिपार्टमेंट में 100 डिपार्टमेंट। पहले सीधा बता देते थे कि भाई ये क्षत्रिय हैं, ये सेना में चले जाएंगे। राजाओं के पास सेना थी, या कृषि थी, या व्यापार था, या सेवा भाव था। 4 ही तरह के लोग थे। तो अब तो मुश्किल है इन चीज़ों को बता सकते हैं, लेकिन बहुत टफ है। 70% तक ही सही पहुंचा जाएगा। वैश्य का मतलब होता है कि एक दूसरे को वश में कैसे किया जाए। तो इसमें वैश्य में जो है 5 तरह के पद होते हैं: चतुष्पद, वनचर, द्विपद, कीट, जलचर। भाई कौन सा किसको परेशान कर सकता है, कौन सा किसको आकर्षित करेगा, कौन सा किसको परेशान नहीं करेगा। तो वैश्य दर्शाता है एक दूसरे के प्रति आकर्षण, आकर्षण दर्शाएगा। अब जलचर तो हमें, मनुष्य को कोई परेशान नहीं करते, क्योंकि हमारे साथ उनकी इतना व्यवहार नहीं पड़ता। तो उसको हम अंक मिलान कर देते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है कि मिल गया है। अब जलचर वालों के साथ, मतलब जो वनचर हैं, उनका भी कोई विशेष संबंध नहीं बनता। शत्रुता कैसी होगी वो नहीं होगी। हाँ, द्विपद के साथ हम द्विपदी हैं। अब कीट और वनचर दोनों हमारे शत्रु हैं, अगर मिल गए तो कुछ ना कुछ नुकसान संभव है। तीसरे नंबर पर फिर आता है तारा मिलान। वर्ण, वैश्य, तारा, इन्हीं को इसी सर्कल में नंबर मिले हैं। पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2, अब तारा 3 नंबर पे है। तारा भाग्य को दर्शाता है कुंडली में। तारा 9 प्रकार के होते हैं: जन्म तारा, संपत तारा, विपत्ति तारा, क्षेम तारा, प्रत्यारी तारा, साधक तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा। कई दफ़ा होते हैं कि भाई मान लो प्रत्यारी तारे वाले, मतलब मिलान किया नक्षत्रों से कि भाई विपत्त तारा वाली पत्नी आ गई हमारे तारे से, हमारे जन्म नक्षत्र से विपत्त नक्षत्र वाली पत्नी आ गई। तो कहेंगे यार गाड़ी सीधी चल रही थी, उल्टी चलने लगी। तो तारा मिलान भी एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर संपत्त तारा वाली आ गई तो आते भाई धन आ रहा है। अति मैत्री तारा वाली पत्नी आ गई, अब तो कहना ही क्या है, वो तो सारी साथ खड़ी रहेगी। फिर उसके बाद आता है योनि मिलान। योनि मिलान मतलब पारस्परिक यौन संतुष्टि, क्योंकि हर
नक्षत्र में एक पशुत्व व्यवहार होता है, सभी को एक एक नक्षत्र मिला है यहाँ पे। तो किस प्रकार हम उस मतलब शारीरिक सुख की संतुष्टि किस प्रकार होगी, वो योनि मिलान उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ 14 प्रकार की योनियाँ, इसमें पर कुछ परस्पर शत्रु योनियाँ हैं, कुछ परस्पर शत्रु योनियाँ हैं, जैसे सर्प और नेवला जिसको नकुल बोलते हैं। अब वो आपको पता है परस्पर शत्रु हैं। अब ये युद्ध कब होगा, योनि मिलान नहीं हुआ तो सारा दिन ठीक गुजर गया, सोने के टाइम पे एक दूसरे को वो पसंद नहीं कर रहे। और इनमें कुछ आदतें भी होते हैं, जैसे सर्प योनि वाले वो चिपट कर सोना पसंद करते हैं। पशु तो व्यवहार पूरा दर्शाएगा कि ये क्रिया किस प्रकार से करेंगे। और अगर परस्पर योनि मिलान नहीं हो रहा, शत्रु है, तो योनियों में मारजार, मुस्क, अब बिल्ली और मुस्क का मिलान कर दिया तो उनकी बनेगी नहीं। तो इसलिए योनि मिलान का भी महत्व बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आता है आगे चल के इसको योनि मिलान को 4 अंक मिलते हैं। तो ये और उसके बाद आगे आएगा अब ग्रह मैत्री मिलान। जहाँ आपका चंद्रमा है वहाँ सामने वाले का चंद्रमा परस्पर ऐसी राशियों में ना हो जो विरोध करती हों। मान लीजिए एक का मेष राशि में है तो मंगल और शनि का परस्पर विरोध है, दूसरे का देखा कि भाई शनि की राशि में है, तो ये मिलान भी नहीं चलेगा। ये व्यवहार दर्शाते हैं कि व्यवहार शत्रुवत करेंगे या मित्रवत व्यवहार करेंगे। अगर शत्रु राशियों में है तो फिर वो शत्रुवत व्यवहार करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर इसके बाद आ जाता है गण मिलान। ये गण 3 प्रकार के हैं, राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण। ये सामाजिकता को दर्शाते हैं कि समाज में कौन क्या देगा। अब देवगण की प्रवृत्ति है वो देने की है, मांगेगा नहीं। राक्षस गण की प्रवृत्ति है ऐसा नहीं सोचना है कि सामने वाला राक्षस ही है, लेकिन वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, देगा नहीं, क्योंकि राक्षस तो देगा नहीं, उसके देने की प्रवृत्ति है नहीं, वो लड़के अपना अधिकार ले लेगा। और मनुष्य गण की प्रवृत्ति है दोनों से बैलेंस करने की, चलने की। तो यहाँ हमेशा लड़के का गण लड़की के गण से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो परिवार चलाता है, समझ सकता है। हाँ, अगर लड़की राक्षस गण की है तो अब इसका कोई उपाय नहीं, उसके लिए राक्षस गण का लड़का ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा तनाव होगा दोनों के अंदर। देवगण मनुष्य गण के साथ बैलेंस कर लेगा, लेकिन मनुष्य गण का राक्षस गण का भी बैलेंस नहीं होगा, वो भयभीत रहेगा। अगर राक्षस गण की लड़की या लड़का है, सामने वाला मनुष्य गण का कोई भी एक, तो वो वहाँ भयभीत रहेगा। फिर इसके बाद मिलान आता है नाड़ी मिलान, नहीं भुकुट मिलान, कि एक से एक का चंद्रमा दूसरे के चंद्रमा से कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। मान लीजिए एक का ये 6, 8, 2, 12 और 9, 5 नहीं होने चाहिए, नहीं तो कोई तो उसमें संतान में बाधा देता है, कोई खर्चा बढ़ा देता है और कोई परस्पर शत्रुता करा देता है, बीमारी। अगर आपके चंद्र से सामने वाले का चंद्र, मान लीजिए आपका वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, सामने वाले की धनु, वो अष्टम में जाएगी उसके, तो अब ये स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। 5वें 9वें भाव में है, जैसे समझा देता हूँ, किसी का चंद्र मेष राशि में, सामने वाले का सिंह राशि में है, 1-5 संबंध हो गया, तो ये संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे। 2-12 हैं तो फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। अब मुख्य दोष आता है नाड़ी दोष। ये पूरी तरीके से आयुर्वेद पे निर्धारित है कि 3 तरीके की नाड़ी हैं, वात, पित्त और कफ। भाई इनका मिलान बिल्कुल, इनका मिलान नहीं होना चाहिए। फिर कुछ भ्रामक बातें कि भाई नाड़ी दोष तो खाली ब्राह्मणों को लगता है, नहीं, वो भी सभी को लगेगा, नाड़ी दोष सभी को लगेगा। नाड़ी दोष प्रभावित करता है संतान और स्वास्थ्य को, डीएनए है पूरा। अगर आपने वात से वात को मिला दिया एक जैसी नाड़ी को, तो अब सोच लो, आप आयुर्वेद में सबने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा रोग वात के हैं, तो आपने अपने रोगों को बढ़ा लिया है, दोनों को एक जैसे रोग होंगे, तो नहीं मिलान करना है। पित्त से पित्त को मिला दिया, सिर फूटेगा,
क्योंकि दोनों की प्रकृति उग्र है। कफ से कफ को मिला दिया तो अब संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी। जो संतान उत्पन्न होगी, जो हमारे अंदर रोग है वो डीएनए में उसके भी जाएगा, क्योंकि रज और वीर्य की प्रकृति कफ प्रवृत्ति है वीरेंद्र भाई, और बाधा वहीं देगा वो संतान उत्पत्ति में। संतान लेट उत्पन्न होगी। तो नाड़ी ये जो है ना गुण मिलान, ये पूरा दर्शाता है कि सामने वाले का व्यवहार क्या है, क्यों मिलाना चाहिए, जरूर मिलाना चाहिए। इसके बाद भी कुछ तथ्य हैं कि भाई गुण मिलाने के बाद भी कईयों की झंडी पट उखड़ जाती है और बिना गुण मिलान के भी काम चलता है। तो उसमें कुछ और भी तथ्य रह जाते हैं कि परिहार हो जाता है, भाई गुण मिले 16 और वो कट गए योग, बुरे योग थे दोनों के परस्पर कुंडली की स्थितियां ऐसी हैं, वो ज्योतिष नहीं बताएगा, छुपा के रखते हैं तथ्य को। तो किसी अच्छे ज्योतिष से कुंडली मिलान करवाइए कि भाई कम अंक मिलान होने पे भी विवाह हो सकता है, अगर उसके दोष का परिहार हो रहा है तो। अब शनि मंगल की युक्ति वाले टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, उनको टेक्निकल से प्यार होता है। वीरेंद्र भाई से छुटवा लो कोई, शनि मंगल की युक्ति लेके बैठे हैं, ये सारा टेक्निकल, कभी कैमरा इधर है कभी कुछ है, मतलब वो कर्मों में जुड़ा के लेके आए हैं। और 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। अब उनमें कितने प्रकार के ग्रहों की स्थितियाँ किस त्रिकोण में ज़्यादा है, उसी त्रिकोण में व्यक्ति बढ़ जाएगा। अगर धर्म त्रिकोण में ज़्यादा ग्रह हैं तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी एक दिन ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी उसमें धकेला जाएगा। काम त्रिकोण में अगर ज़्यादा ग्रह हैं तो वो आसाराम भी बन सकते हैं, भाई गलती करना शब्द गलत निकल गया, आराम रही बन सकते हैं, क्योंकि काम त्रिकोण ने उनकी तरफ धकेल दिया उनको, उनकी कुंडली में वही ज़्यादा जोर मार रहा था काम त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण वाले अपने हिसाब से काम करेंगे, अर्थ त्रिकोण वाले किसी को बख्शेंगे नहीं, उनका मुख्य उद्देश्य पैसा ही कमाना। तो आप कुंडली से ये जान सकते हो कि मेरा कौन सा त्रिकोण मजबूत है, मेरा कौन सा तत्व खराब है, मैं किस कार्य क्षेत्र में जाऊं। भाग्य परिवर्तित तो नहीं होगा, किस समय पूजा पाठ की जरूरत है। और फिर आपको ये रहेगा कि पंडित जी आए तो कोई ऐसा उपाय बता दो कि जो सभी करें और सभी को बेनिफिट हो। तो आपको पता है कि मुख्य 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी ने क्रिएट कर दिया, उनका काम खत्म, बना के भेज दिया। विष्णु है पालन करता और शिव है श्रृंगार करता, तो उनका काम तो फिर अलग है, बीच वाला काम दे दिया विष्णु जी को। और विष्णु है लक्ष्मीपति, जिससे अर्थ बिना हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि पत्नी तो चाह के भी कहीं नहीं जा सकती, हाँ पति की मर्जी है कहीं भी ले जाए। तो विष्णु सहस्त्र नाम में के पाठ में 27 नक्षत्र और 9 ग्रह के श्लोक हैं। एक विष्णु सहस्त्र नाम से पूछते ना, वो पूरा बैलेंस विष्णु सहस्त्र नाम कर सकता है। गोवर्धन की परिक्रमा इसका सबसे बड़ा उपाय है, आज ग्रहों को संतुलित करने के लिए। वास्तु दोष का सबसे बड़ा उपाय है अखंड रामायण का पाठ हर साल अपने घर में कीजिए, ये उसका सबसे बड़ा उपाय है। आचार्य जी, जैसे हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में जैसे शादियाँ वादियाँ होती थी तो कई लोगों को तो अपने पता भी नहीं होते थे तिथि और वो सब, तो पर उनकी शादियाँ वादियाँ और वो बहुत स्टेबल रहता था, अच्छे घर चलते थे। आजकल फिर भी लोगों को पता है और ये मिलवाते हैं और इतने कलह होते हैं घरों में और शादियाँ, वो मैं बताता हूँ, उसका क्या कारण है? मैं बताता हूँ। सारा जो ये ज्योतिष भी तो तत्वों पे बैलेंसिंग है। पहले सभी का भोजन शुद्ध था, माताएं अपनी बच्चियों को सिखा के भेजती थी कि भांजा भांजी के बगैर बताना, बटेव के बगैर मत आना, सिखा के भेजती थी ना, और पूरा कार्य दक्ष करके भेजती थी। अब पहली बात तो ये कहती है कि काम ही नहीं करेगी, दूसरी बात बटेव कुछ कह दे तो तू उल्टी आ जाइए, है ना। तो वो बिगाड़ दिया है आदतों ने, बेटियों का पालन सही नहीं हो रहा। नहीं तो किसी के माता पिता की कुंडली नहीं मिली हुई, मेरी भी नहीं मिली हुई, लेकिन संजोग से हमें संस्कारी घरों की पत्नी मिल गई। मैं खुद मांगलिक हूँ, लेकिन वो सामने वाले तो संस्कारी परिवार से है ना, तो अपने संस्कारों का वहन कर रही है। तो इसलिए मांगलिक मिलान से अच्छा परिवार मिलान कीजिए। परिवार मिलान करोगे तो उसकी समस्या का निवारण हो जाएगा। मैं मांगलिक हूँ,
तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मांगलिक हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन इनका निवारण हो रहा है, वो नरेश भाई बैठे वो मांगलिक हैं। तो हमारी पत्नियां तो आंख दिखाते ही डरती हैं, भाई हम कैसे भी रहें, यानी फिर रात को ही होगा कुछ बोलना, लेकिन ऐसे आंखों से समझ जाती मांग क्या रहे हैं। तो कहाँ मांगलिक दोष, क्योंकि हमारे तीनों के टूट रहे हैं, वो टूटने वाला प्रोसीजर ज्योतिष ही बताएगा कि मांगलिक दोष टूटा कहाँ है। तो उस ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। हमारे माता पिताओं की भी नहीं मिली हैं कुंडलियाँ। संस्कार सिखाओ बच्चों को। एक ये पूछना था, आपने बताया था कि परिहार होता है कि मतलब मिला लें फिर भी गड़बड़ होती है, वो थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा दोबारा बताइए उसके बारे में। भाई मान लिया, परिहार का मतलब उसका काट क्या है उस दोष की, फिर ये बड़ा विषय हो जाता है कि मतलब ये इसको सीखने के लिए तो ज्योतिष ही सीखनी पड़ेगी। कई बार दोष होते हुए भी उसकी काट हो जाती है। जैसे मांगलिक दोष है, अब वो मंगल राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ, उसका निवारण हो गया नेचुरली, लेकिन जिसको पूजा पाठ करवा के ठगना है वो थोड़ी बताएगा, वो तो कहेगा मांगलिक है करवा लो। कल एक बातचीत आई थी रवि सिंह चौधरी के द्वारा कि नवमांश कुंडली जो है वो आत्मा को दर्शाती है, अंदर से व्यक्तित्व कैसा है। हाँ, तो उसको जरा जो है थोड़ा विस्तृत रूप से थोड़ा सा बताइए। नहीं, लगन कुंडली आपकी दिखाती है शारीरिक स्थिति कि वीरेंद्र भाई दिखते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। चंद्र कुंडली दिखाएगी आपकी मानसिक स्थिति कि मनोस्थिति क्या है, और लगन कुंडली दिखाती है आत्मिक स्थिति कि अंदर से व्यक्ति क्या है। तो उसका अध्ययन किया जाता है नवमांश कुंडली का। जब भी कुंडली बनाई जाते हैं, अब मैंने वस्त्र तो भगवा पहन लिए लेकिन अंदर से चोर हूँ, वो नवमांश कुंडली दिखाएगी। इसलिए नवमांश कुंडली को जीवन साथी के लिए देखा जाता है और व्यक्ति के चरित्र, आंतरिक चरित्र के लिए देखा जाता है। तो विवाह में भी इसका मुख्यतः प्रयोग होता है नवमांश कुंडली का। और अंदर से व्यक्ति कैसा है, दिखावा तो कोई कर सकता है, लेकिन अंदर से पकड़ने के लिए उस कुंडली का प्रयोग होगा। सर जी, आजकल ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना डेट ऑफ बर्थ बढ़वा के लिखवा लेते हैं। जैसे मैं पैदा हुआ इस साल, तो अगले साल का डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो उस केस में तो जैसे कुंडली मिलान करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। नहीं, वो इफेक्टिव नहीं होगी, तो बिल्कुल नहीं। मतलब कैसे? नहीं, काफ़ी विधाएं हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ तक पता है तो उस दिन क्या है कि डाटा ग्रहों का वही है, एक ग्रह आगे पीछे हो सकता है चंद्रमा, बाकी आपके 8 ग्रह सरकने वाले हैं नहीं। उस दिन एक ग्रह सरक सकता है। तो उस अगर कन्फर्म है कि समय कन्फर्म नहीं है, तारीख कन्फर्म है, तो भी उसका समाधान है। नहीं तो काफ़ी हस्तरेखा शास्त्री हैं जो समय निकाल देते हैं एक्यूरेट। मान लीजिए लड़का और लड़की रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं, तो लड़की वालों ने उसका डेट ऑफ बर्थ बताया, पर वो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं था, वो बढ़वा के लिखवाया था उन्होंने, तो गलत डेट ऑफ बर्थ हुआ एक तरह से। अब आपने डेट ही गलत बता दी तो बायोडेटा गलत निकल के आएगा, उसका कोई निवारण नहीं फिर। जैसे हाँ, नहीं तो अगर ये कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो भारतीय ज्योतिष विद्या में कई हैं, अंगूठे का निशान लेते, ताड़पत्र वाले हैं, हस्तरेखा शास्त्री हैं, तो आप उनसे भी जान सकते हो कि भाई मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है। जब रिश्ते की बात चलती है तो क्या ब्लड ग्रुप वगैरह उसका मिलान करना चाहिए? जो नाड़ी मिलान है वो ब्लड ग्रुप ही मिलान है। अच्छा। हाँ, वो नहीं मिलान करना चाहिए, नाड़ी मिलान। हाँ, क्योंकि नाड़ी मिलान में क्या होगा, आपका रज और उनका वीर्य बिल्कुल एक जैसी प्रवृत्ति का होगा, वो गर्भाधारण ही नहीं होगा। गलती से हो गया तो वो डीएनए में बढ़ा हुआ आएगा। जैसे दोनों माता पिता को कुछ रोग है, उसका हाइपर रोग उस रूप में सामने आएगा, तो डीएनए वो ब्लड मिलान जैसा ही समझो। अब नई प्रक्रिया चली है, भाई करवा लो। बाकी कुंडलियाँ ही बता देती हैं कि क्या बीमारियाँ होंगी भविष्य में। हाँ आचार्य जी, मेरा प्रश्न है, जो यांत्रिक वर्ण कैसे जान सकते हैं? ये कुंडली में लिखा होता है कि राशियों के अनुसार से वर्ण रहता है। 1, 4, 8, 12 नहीं 4, 8, 12 ब्राह्मण राशियाँ हैं, तो उसके हिसाब से कि भाई इसका वर्ण ब्राह्मण रहेगा। 1, 5, 9 क्षत्रिय राशियाँ हैं, इनमें चंद्रमा हो तो व्यक्ति का वर्ण क्षत्रिय रहेगा। मंत्र उपचार से बड़ा कुछ उपचार नहीं, चाहे कुछ भी मंत्र रखो पूरा दिन मन में, कोई हरे राम हरे कृष्णा ओम विष्णु नमः ओम नमो भगवते वासुदेव, लेकिन उसकी माला निरंतर चलती रहनी चाहिए, आपको परिणाम मिल जाएंगे। महाराज जी, मेरे माता पिता जो हैं वो उनमें कभी बनता ही नहीं है, हमेशा लड़ते ही रहते हैं, तो इसका कोई उपाय है क्या? अब उस टाइम में अब इस उम्र में कोई उपाय नहीं है
सच है कि कोई उपाय नहीं, उन दोनों की मानसिकता इस प्रकार की हो गई। जो आप 30-32 साल के तो कम से कम हो चुके होगे, तो अब अबाउ 50 हैं। अब उनका नेचर है, नेचर को भोजन से बदलाव किया जा सकता है, बाकी कोई जादू नहीं है। सात्विक भोजन करवाइए उन्हें भी। मेरे 2 सवाल हैं पंडित जी आपसे। एक तो ये कि अभी हमारी आपस में बैठे हुए चर्चा चल रही थी, रुद्राक्ष पंचमुखी कोई भी पहन सकता है, क्या ये सत्य है? रुद्राक्ष एक चिकित्सा का पार्ट है। वो रत्नों की तरह पूरी रेंज को नहीं खींचते हैं, रत्न रेंज खींचते हैं, नीचे रोशनी देते हैं। तो रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। अगर कुंडली के हिसाब से पूछना चाहो वो तो अलग है, लेकिन संशय नहीं करना है, कोई भी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर जैसे आपने बताया और हमें माता पिता भी बताते हैं या बूढ़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि माला जपनी चाहिए, तो वो किस चीज़ की माला हो, तुलसी की हो, रुद्राक्ष की हो, उसका भी कोई विशेष महत्व है? सबसे बेस्ट तो रुद्राक्ष की होती है। फिर उसके बाद अलग अलग कार्यों के लिए, कि भाई धन के लिए करे तो भाई सेप्टिक की माला ले लो, भगवान शिव की प्राप्ति करनी है तो फिर रुद्राक्ष की माला सभी मंत्रों में काम आती है, अकेले रुद्राक्ष की माला। एक छोटा सवाल मेरा ये भी है कि हम जैसे कोई बुक पढ़ते हैं तो वो संस्कृत में होती है, पुरानी बुकें जितनी भी पुराण हैं हमारे वेद हैं, तो क्या उनको संस्कृत में की बजाय हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वो उतना ही हमें पुण्य मिलता है उस चीज़ का? अब काफ़ी श्लोक हैं, पाठ हैं, शास्त्र हैं, तो अगर आप उनका बात क्या है कि उनकी चीज़ों को धारण करना। आप भाई ये समझिए, पढ़िए मत, धारण कीजिए जो उपयुक्त लगे उसमें से। तो हिंदी में पढ़ लोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।